सवाल को हम दिखाना चाहेंगे आपको। सवाल नंबर 1 रहेगा कि अंडरवर्ल्ड डॉन और बॉलीवुड में क्या है कनेक्शन। सवाल नंबर 2 रहेगा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में भी है अंडरवर्ल्ड का हाथ। सवाल नंबर 3, क्यों किसी भी केस के सामने आने के बाद जुड़ जाता है अंडरवर्ल्ड के से तार। सवाल नंबर 4, क्यों जुड़ता है पाकिस्तान और दाऊद से बॉलीवुड का नाम। और सवाल नंबर 5, कब से चल रहा अंडरवर्ल्ड पाकिस्तान और बॉलीवुड का यह पूरा खेल। अब इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। थैंक यू, धन्यवाद सर, पहला सवाल भी यही है कि इस पूरे घटनाक्रम को जब देख रहे हैं, जो सुशांत सुसाइड केस है उसको देखते हुए उस मामले में भी यह देखा जा रहा है कि इसमें भी अंडरवर्ल्ड डॉन यानी कि दाऊद का गैंग का कुछ हाथ हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इसमें अंडरवर्ल्ड डॉन और बॉलीवुड में क्या कनेक्शन है? देखिए, सुसाइड केस में किसका हाथ होगा, क्या हाथ होगा, इसके बारे में तो मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और इन्वेस्टिगेशन चलेंगे तो मैं कोई अटकल लगाना नहीं चाहूँगा। जहाँ तक अंडरवर्ल्ड डॉन और आईएसआई और इसका बॉलीवुड का कनेक्शन है, ये कनेक्शन तो बहुत पुराना है। और मैं ये कहूँगा कि सिर्फ ये कनेक्शन अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड से ही नहीं है, बल्कि कई एक सेक्टर से है। देखिए, ये बातें काफ़ी दिनों से, काफ़ी दशकों से चली आ रही हैं और इस पे चर्चा शुरू हुई। यूनाइटेड नेशंस की एक 1373 करके रेजोल्यूशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जब उसने कहा कि टेररिज्म का ताल्लुक जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से है। उससे 8 साल पहले जो है मुंबई में दाऊद के लोग ब्लास्ट वगैरह करा के हिंदुस्तान से भाग के जा चुके थे। तो देखिए, इनका एक बहुत मजबूत डिलीवरी सिस्टम मुंबई में और भारत के कई हिस्सों में काफी पहले से चल रहा था और वो उन्होंने आतंकवाद का काम करवाया। इनका बहुत वर्चस्व था और ये वर्चस्व होने की वजह से बॉलीवुड पे भी वर्चस्व था। और बॉलीवुड पे वर्चस्व की 2 या 3 वजह है क्यों इनका वर्चस्व है। पहली बात ये कि देखिए, ये एक्सटॉर्शन क्राइम इस तरीके से जो मनी जनरेट करते हैं, उस मनी को बॉलीवुड डर्टी मनी जिसे कहते हैं, बॉलीवुड में बहुत आराम से पंप इन किया जा सकता है। इसमें गलती बॉलीवुड की नहीं है, इसमें गलती हमारे वीक रेगुलेटरी सिस्टम्स की है। हमारे रेगुलेशंस इतने कमजोर हैं कि ये लोग बॉलीवुड में पैसा पंप इन कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि पाकिस्तान जो है एक छद्म वार कर रहा है। आपके चैनल पे कई बार बात होती है, तो छद्म वार के लिए देखिए बहुत सारे सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए। का डायरेक्ट कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से जोड़ रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से जय पांडा या सुब्रमण्यम स्वामी ने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, उसमें इस चीज का जिक्र है कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में भी बॉलीवुड का में जो सुशांत सिंह की यह सुसाइड केस है, या ये कहा जाए कि कथित रूप से सुसाइड केस है, इसमें अंडरवर्ल्ड डॉन का भी हाथ है। इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा था। देखिए, अंडरवर्ल्ड डॉन का हाथ हो सकता है। अगर कोई भी बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन के खिलाफ जाएगा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शक की यह नहीं है। तो संभावना तो बनती है, खास करके क्योंकि उनके केस में सुसाइड का नोट नहीं मिला। जो प्राइमा फेसी बातें आ रही हैं तो उसमें हाथ हो सकता है। जहां तक मैं कहूंगा कि अगर सुशांत के हत्या में इसका हाथ है, दाऊद का या अंडरवर्ल्ड का या आईएसआई का, ये समस्या का एक सिम्टम है। समस्या बहुत गहरी है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जय पांडा जी या सुब्रमण्यम स्वामी जी, इनके जो भी परसेप्शन है, जो बातें इन्होंने कही है, बहुत ही सुपरफिशियल परसेप्शन है। क्योंकि देखिए, ये इस विषय के विशेषज्ञ बिल्कुल नहीं है। मैं जो कहने जा रहा था कि ये क्यों हाथ है, मैं उस पर बात दे रहा था। और ये तो 100% जो है दाऊद को शेल्टर करके रखा है आईएसआई ने। ये बहुत लॉजिकल सी बात है कि दाऊद को प्रोटेक्ट कर रही है। और हमारे धरती पे चूंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काफी पहले से कहते आया हूं, पिछले साल भी मैंने बहुत जोरों से लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है एक मजबूत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का होना। उसके नहीं होने से 2015 में मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में एक टॉक दिया था कि सबसे बड़ा खतरा क्या है, सबवर्शन। यानी आपकी संस्थाओं को वो टेक ओवर कर सकते हैं इनडायरेक्ट ऐसे क्रिमिनल गैंग्स के जरिए। तो देखिए, दाऊद कंपनी के जरिए, दाऊद नेटवर्क के जरिए इन्होंने टेक ओवर कर लिया है। लेकिन ये बहुत सिंपल, इतना आसान नहीं है। उनके सपोर्ट स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोग हैं। बंबई के सिनेमा में क्या किया जा सकता है कि डर्टी मनी, जैसे मैंने कहा, वो पुश कर सकते हैं। पाकिस्तान का एक और एजेंडा हो सकता है जो बहुत ही लॉजिकल लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों की सोच को भ्रष्ट कर देना। उस वजह से बॉलीवुड के सिनेमा पे जनता का इस सिनेमा का बहुत असर पड़ता है। बहुत ही सशक्त माध्यम है
तो वो उसको कब्जा करके जो उनका कॉन्टिन्यूस वॉर है उसमें करना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही पेचीदा, बहुत ही मुश्किल सा ये है और इतना आसान नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि बिल्कुल बॉलीवुड के में जो भी दाऊद या आईएसआई के खिलाफ जाएगा उसके लिए ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, मैं आपका ब्लॉग देख रहा था, उसमें आपने लिखा है कि इस विषय पर काफ़ी आपने लिखा है और एक राजनयिक के रूप में आपने डी कंपनी से जुड़े आतंकवादियों के प्रत्यर्पण की भी कोशिश की थी। इस बारे में आपने काफ़ी विश्लेषण भी किया होगा पहले, साथ ही हेड ऑफ इंटेलिजेंस के रूप में आपने छात्रों को पढ़ाया भी होगा इस बारे में। ट्रेनिंग के रूप में, नॉट बॉलीवुड और डी कंपनी का यह गठजोड़ कितना गहरा है? देखिए, मैं तो ट्रेनिंग का हेड था, मैं इंटेलिजेंस का हेड बिल्कुल नहीं था, मैं ट्रेनिंग का हेड था। देखिए, ये गठजोड़ बहुत मजबूत है। मुझे पहली बार पता चला इसका कि कोई इकबाल मिर्ची करके सज्जन हुआ करते थे या दुर्जन हुआ करते थे, वो मुंबई ब्लास्ट के अक्यूज थे, लंदन में वो रह रहे थे। किसी वजह से वो गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के बाद जो है मैंने नोट लिख के दिया था ब्रिटिश पुलिस को और ब्रिटिश पुलिस ने उनको 16-17 दिन रिमांड में रखे रही। उनके ऊपर जो मेन चार्ज था, उनके कंप्लेनेंट ने चार्ज विड्रॉ कर लिया था। लेकिन उस 17 दिन के दौरान मैं सीबीआई से भीख मांगता रहा, एमएचए से भीख मांगता रहा। बाद में मुझे शंट करके भेज दिया गया मुंबई सीबीआई यूनिट के पास और मैं उनसे रिक्वेस्ट करते रहा कि हेग कन्वेंशन के फॉर्मेट में उनका एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट दीजिए। लेकिन वो एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट, ये 2011 की बात है, कभी नहीं आई। और जब ये इकबाल मिर्ची जेल से छूट के आए तब इन्होंने मुझे एक धमकी कन्वे करने की कोशिश किया, धमकी कन्वे किया और कहा कि वहां पे सरकार हमारी है, अदालत हमारी है, पुलिस हमारी है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है और मैं हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा। और ये बड़ा मेल खाता था कि ब्रिटिश पुलिस 17 दिन तक इनको अपने हिरासत में रखी रही, लेकिन भारत में सीबीआई की तरफ से 2011 में हेग कन्वेंशन के फॉर्मेट में ये आया नहीं। उस दौरान सिनेमा का ये पता चला कि कोई सिनेमा के जो सबसे बड़े 2-3 सुपरस्टार हैं, उनके सिनेमा का कोई कार्यक्रम था। जानना चाहूंगा कि कौन वो सुपरस्टार कौन था? देखिए, ये नाम बताना उचित नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। तो उनके यहाँ ये जाने वाले थे ये इकबाल मिर्ची। तो क्या तो हुआ जब ये जाने प्रकरण थोड़ा सा तो दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ था वो पूरा प्रकरण, जिसमें कि इकबाल मिर्ची और साथ में किसी कोई जो सुपरस्टार था, वो कौन सुपरस्टार था और क्या था वो पूरा प्रकरण? देखिए, ये ठीक नहीं होगा क्योंकि मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उचित नहीं होगा क्योंकि इसमें सारे लोग उलझे थे। मैं थोड़ा सा इस समस्या के बारे में जरूर बताना चाहूंगा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से कि जो भी एजेंसीज हैं, आज एक बहुत राष्ट्रवादी सरकार हमारे देश में है, तो थोड़ा सारे लोगों को जो नेशनलिस्ट थिंकिंग के लोग हैं, हालांकि वो तो दाऊद कंपनी के निशाने पे जो भी हो सारे परेशान होते रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं जानकारी के लिए बतलाना चाहूंगा कि जब 17 दिन के बाद इकबाल मिर्ची चले आए और ब्रिटिश पुलिस में मेरे मित्र थे, वो मुझसे बहुत नाराज हुए। उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर केस हो सकता था क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमें इनके टेररिस्ट हैं, इस वजह से तुम एक्स्ट्रेडिशन का रिक्वेस्ट दोगे, फॉर्मल तुमने दिया नहीं, आपने दिया नहीं, जो भी ये है, तो वो आया नहीं, तो वो छूट के आ गए। तो किसी सिनेमा के प्रोग्राम में इनको जाना था। मुझे सिनेमा में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बुलाया, ये जो सुपरस्टार जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उनके सिनेमा का प्रोग्राम था। लेकिन पता चला कि इकबाल मिर्ची वहां सबसे इंपॉर्टेंट इन्वाइटीज में से एक है, तो मैं गया नहीं। और मैंने उस सुपरस्टार को खबर करवाई कि देखिए, आप सारे हिंदुस्तान के सुपरस्टार हैं, सारे लोग आपका सम्मान करते हैं, जो उनके हमारे बीच में मैसेंजर थे, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट होके। तो टू हिज क्रेडिट वो सुपरस्टार अपने ही फिल्म के प्रोग्राम में खुद नहीं आए। सर, अगर और उसके बाद हिंट्स दे सकें उस सुपरस्टार के बारे में, क्योंकि देश की जनता जानना चाह रही है कि आखिर इकबाल मिर्ची के साथ वो कौन सुपरस्टार था जिसका आप वो सारे लोग जो है ना, उस समय इकबाल मिर्ची का नहीं, मैं इकबाल मिर्ची का प्रत्यर्पण करवाना चाहता था। वो सुपरस्टार का नाम बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन उस सुपरस्टार ने फिर हमारे पास एक मैसेंजर भेजा और इसका जिक्र एक चिट्ठी में है। वो चिट्ठी जो है कोर्ट के डॉक्यूमेंट में है। तो वो जो मैसेंजर आए, उन्होंने मुझे डी कंपनी के भीतर के बहुत सारी बातों का काफी जिक्र किया, जिसको आमतौर पे पता नहीं होना चाहिए। 4 घंटे तक वो मुझसे बात करते रहे और बात करने के बाद उन्होंने बताया कि ये सुपरस्टार जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि वो बहुत वतन परस्त इंसान है, क्योंकि पुलिस, कानून व्यवस्था कोई इनकी मदद नहीं कर सकती है, उस वजह से ये मजबूर है इकबाल मिर्ची और डी कंपनी के आसपास के लोगों के साथ हॉबनॉब करने के लिए। तो देखिए, वही नहीं, बाद में पता चला कि जो भी लंदन में लोग आते थे वो सब इकबाल मिर्ची के पास जाते थे और अधिकतर लोग जाते थे, और वही नहीं, इंक्लूडिंग MF हुसैन वगैरह थे, वो भी इकबाल मिर्ची के पास जाते थे। तो ये जो है इकबाल मिर्ची का बहुत दबदबा तो था ही,
इसके अलावा एक शरद पटेल करके हैं, तो सर सिनेमा क्यों नहीं बनाते हो हैं। पाया प्रत्यर्पण? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्यों नहीं हो पाया। सीबीआई ने कागज नहीं दिया, उस समय सीबीआई ने कागज नहीं दिया। मेरी पोजीशन इतनी खराब हुई कि आप पूछे नहीं कि 17 दिन मेरे नोट के बेसिस पे स्कॉटलैंड यार्ड ने इकबाल मिर्ची को पकड़ के रखे रहे। मैंने कहा कि ये मुंबई ब्लास्ट में अक्यूज है, इनका यहां पे रहना ब्रिटिश सरकार के लिए भी बहुत खराब है। इतनी परेशानी हुई, मैं थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना चाहूंगा। इतनी परेशानी हुई, लेकिन ये कागज कभी नहीं मिला। सीबीआई दाएं बाएं करती रही उस समय 2000 में। पूरे चैनल के सामने आपके सामने कहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे गृह मंत्री तक भेजिए, वो इसका संज्ञान ले कि कितनी मजबूत, कितनी गहरी जड़ें उस समय डी कंपनी की फैली हुई थी। अभी का मैं कह नहीं सकता। तो वो सीबीआई ने कागज नहीं दिया। एमएचए के पास मैं लिखता रहा, जेएस काउंसलर थे उनको मैं लिखता रहा, कुछ नहीं हुआ। तो बाद में उन लोगों ने मुझे मुंबई यूनिट सीबीआई के पास भेजा। वहां पे जो डीआईजी थे वो कह रहे थे कि मैं 1 दिन में दे रहा हूं, 2 दिन में दे रहा हूं। मैं इनको कहता रहा कि देखो 20-25 लोग यहाँ पे ब्रिटिश पुलिस के काम में लगे हुए हैं, प्लीज आप भेजिए। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैंने एसपी को सस्पेंड कर दिया है। तो मैंने कहा देखिए आपके सस्पेंशन से हमारा काम नहीं बनता है, आप खुद स्टैंप लगा के दीजिए। हेग कन्वेंशन के फॉर्मेट में जब तक आप देंगे नहीं तब तक होगा नहीं। और उसके पहले कोई एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट शायद गई थी मुंबई ब्लास्ट के बाद, वो शायद उनके ब्रिटिश पुलिस के रिकॉर्ड में थी ही नहीं। सरकार थी वो यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी। क्या आपने यूपीए गवर्नमेंट को यह वहां से बताया था कि मुझे ये परेशानी हो रही है और आप इनके प्रत्यर्पण के लिए मुझे जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा कीजिए? देखिए मेरी जिस रैंक पे मैं था, मैं गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकता था, लेकिन जो भी मेरे बॉसेस थे उसमें से एक मेरे बॉस थे श्री आसिफ इब्राहिम, वो बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बने। वो ये डिप्लोमेटिक काम था, इस काम का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं था। ये काउंसिलर काम था, ड्यूटी थी एक काउंसिलर ऑफिसर के नाते, उनको अच्छे से मालूम है। नलिन सूरी एम्बेसडर थे, उनको बहुत अच्छे से मालूम है। राजेश प्रसाद जो हमारे उस समय डिप्टी हाई कमिश्नर थे, उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि इस काम को करने के बाद फिर मुझे कितनी परेशानियां हुई। मुझे चाकू मारने का अटेम्प्ट किया गया, कई एक चीजें हुई। तो देखिए बहुत सारी बातें मैं आपके चैनल पे नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये इस बात को दर्शाता है कि ये जो डी कंपनी का नेटवर्क ये सिनेमा तक नहीं है, ये इनके पुलिस में लोग हैं, इनके पॉलिटिक्स में लोग हैं, इनके मीडिया में लोग हैं। ये एक क्लैंडस्टाइन नेटवर्क की तरह इनके लोग एकदम जो है ऑक्टोपस की तरह बहुत दूर दूर तक बैठे हुए हैं। तो आप जो कहते हैं ना सिर्फ सुशांत, मैं कहता हूं कि जो भी उनके खिलाफ खड़ा होता है उसको खत्म कर दिया जाता है। और सीबीआई कम से कम उस समय इस स्थिति में बिल्कुल नहीं थी कि डी कंपनी के किसी इंसान को वो हाथ लगा सके। सर आप क्या मानते हैं कि आईएसआई या डी कंपनी का इतना बॉलीवुड में दिलचस्पी क्यों है? देखिए पहले बात मैंने कहा कि पूरे दुनिया में क्राइम का जो एम्पायर है वो आईएसआई से अधिक कोई नहीं चलाता। 1950-60 के दशक के बाद और खास करके 1970 के बाद बांग्लादेश युद्ध के बाद पाकिस्तान के आईएसआई ने क्राइम में स्पेशलाइज करना इसलिए शुरू किया कि दुनिया में कोई भी टेररिज्म, कोई भी इंसर्जेंसी जो है टैक्स पेयर के पैसे से चलती ही नहीं है। जो पीएलओ चलती थी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका 1985 में एक्सपर्ट्स का असेसमेंट है कि उनकी नेटवर्थ $5 बिलियन हुआ करती थी 1985 में, और सारे पैसे जो है ये ड्रग के पैसे से आते थे। एलटीटी के बारे में भी वही है। बॉलीवुड में भी जो है वो गलत तरीके से पैसा लगाया जा रहा है। देखिए बॉलीवुड में लगाया नहीं जा रहा, बॉलीवुड उसकी विक्टिम है। मैं ये कहूंगा कि बॉलीवुड वल्नरेबल है, कि बॉलीवुड में उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, और बॉलीवुड ही नहीं कई एक सेक्टर को टेक ओवर कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत कमजोर है। क्योंकि 20 साल 25 साल आप घूमते रहिए, किसी बड़े वकील में मैं मिला नहीं हूं हिंदुस्तान के किसी बड़े वकील में जिसमें हिम्मत हो कि वो डी कंपनी के खिलाफ खड़ा हो जाए। डी कंपनी के लोग खुद कहते थे कि जिस दिन दाऊ जिस कोर्ट में हिंदुस्तान में आएगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ कोर्ट में ये दे दे। तो देखिए ये हमारे देश के ऊपर पैरेलल गवर्नमेंट बहुत सालों से चलती आ रही है, अभी की बात नहीं है। और मैं तो ये बातें करना नहीं चाहता था, मुझे पता नहीं था कि ऐसे सवाल आएंगे, आपके सवालों का ये नहीं था। लेकिन जब आ गई है बात तो मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से इस सरकार को कि ये सबसे खतरनाक चीज है कि जब हमारे देश की धरती पे ये जो नया युद्ध का तरीका है, ये दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा होगा। लेकिन मेरे पास एक अमेरिकन आर्मी का एक डॉक्यूमेंट है जिसका डॉक्यूमेंट का नंबर है इंसर्जेंसीज एंड काउंटरिंग इंसर्जेंसीज। इसमें क्राइम के साथ क्या रिलेशनशिप होता है उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है। तो देखिए डी कंपनी क्या करती है आईएसआई के लिए, एक्सटॉर्शन करती है। एक्सटॉर्शन का पैसा लॉन्डर होता है, वो उनके पास जाता है। ड्रग का काम करती है, वो उनके पास जाता है। रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट करती है। तो देखिए ये बहुत तरीका है जो बड़ा मिल्किंग काऊ है इनके लिए। और डी कंपनी ने क्या किया है कि जो काम उन्होंने भारत से शुरू किया वो काम वो साउथ अफ्रीका में लेके चले गए हैं, वो काम यूरोप में लेके चले गए हैं। तो ये
दुनिया भर में उनका बड़ा मजबूत क्लैंडस्टाइन सा नेटवर्क है, और हो सकता है ऐसे 2-4-5 और नेटवर्क हो, और इन नेटवर्क के जरिए, क्योंकि वो मिलिटरीली हमसे अटैक नहीं कर सकते पाकिस्तान, तो ये जो है कवर्ड तरीके से वो हमारे की इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट किए जा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इसका खामियाजा सिर्फ बॉलीवुड नहीं, हिंदुस्तान के जितने स्टेक होल्डर्स क्यों ना हो, हिंदुस्तान के जो बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि एक दिन वो बहुत बड़ी मुसीबत में आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, युद्ध में डिसेप्शन, ये डिसीट, ये बहुत नॉर्मल तरीका है, और ये एक नया सा युद्ध है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका परेशान है कि उन्होंने एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट में आईएसआई या पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर था, और उसके बावजूद अफगानिस्तान में अटैक हुए जा रहा है। तो जो पाकिस्तान का क्लाउड है, ऐसे बहुत सारे क्लैंडस्टाइन छुपे हुए क्रिमिनल गैंग के जरिए उनका क्लाउड कई जगह है, और इसके जरिए बॉलीवुड में दिलचस्पी की एक और वजह है कि हिंदुस्तान को साइकोलॉजिकली वो डेंट कर सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं, गलत पैसा तो लगा ही सकते हैं, और उसके जरिए बहुत बड़ा क्लाउड वो भारत में बिल्ड कर सकते हैं। सर, आपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म के बीच भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के बारे में जिक्र किया है। क्या मैंने नहीं किया कि क्या आईएसआई भारत में जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रहा? 100% मैं नहीं जिक्र कर रहा हूं। यूएनएससी की एक रेजोल्यूशन है 2001 में 1373, और 2019 में मार्च में एक रेजोल्यूशन है 2462। यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का यह यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, उसके 2018, 2019, 2020 हर एक रिपोर्ट में जिक्र है कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इसके बीच में ताल्लुकात है, और वो बार बार कह रहे हैं कि एविडेंसेस पैची है, क्योंकि ये लोग छुप के ऑपरेट करते हैं, और इनके सामने मान लीजिए गवर्नमेंट के कुछ लोग, जैसे कुछ पागल हो, सनकी हो, तो आएंगे। कुछ लोग अगर आते हैं तो उनके लिए कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर सरकार की तरफ से नहीं है। और ये ऐसी बात नहीं कि डी कंपनी के लोग कहाँ ऑपरेट करते हैं। परसों मैं न्यूज एक्स केस में था, और उसमें सीबीआई के एक फॉर्मर ऑफिसर थे, वो साफ कह रहे थे कि मुंबई पुलिस के कौन कौन से पुलिस कमिश्नर है, सारे एजेंसीज को पता होगा कि वो डी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो डी कंपनी के साथ मिलकर काम करने वालों में फिल्म के भी लोग हैं, तो पुलिस के भी लोग हैं, तो पॉलिटिक्स में भी लोग हैं, तो पैरा बैंकिंग में भी लोग हैं, तो कॉर्पोरेट में भी लोग हैं। हर एक जगह उनका नेटवर्क फैला हुआ है। ये छोटा सा इनका नंबर है, लेकिन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल नंबर है। जो भी किनके साथ आता है तो वो उसको क्रश करते हैं। तो सवाल मैं सोचता हूं कि डी कंपनी का नहीं है, सवाल हमारे खराब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का है, और हमारे हिंदुस्तान के स्टेक होल्डर्स के उसमें दिलचस्पी हो गई कि ऐसे ही सिस्टम चलता रहे, और इसका नेट रिजल्ट जो है भारत के देश के रूप में, एक सभ्यता के रूप में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयावह है। सर, भारत के बॉलीवुड के अलावा भारत के और किन किन क्षेत्रों में ये डी कंपनी और आईएसआई का प्रभाव है? देखिए, ये सूचना मेरे पास नहीं होगी, मैं तो एनालिस्ट हूं, मैं एसेस करता हूं, लेकिन जो भी मैं एसेस करता हूं, सोच के एसेस करता हूं, 90% ये होगा। तो जहां भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फ्रेजाइल है, वहां पे इस तरीके के कवर्ट वॉर में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, वहां पे वो की इंस्टीट्यूशंस को लेने की कोशिश करते हैं। जैसे पॉलिटिक्स में आप देखिए कि जहां की फंडिंग क्लियर नहीं है, तो ये स्पेस बनता है। कहां है ये कहना मुश्किल है, और इसमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम एक ऐसा कवर्ट वॉर उनके साथ लड़ रहे हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कहीं अपने टेरिटरी पे वो स्पेस कंसीड ही नहीं करें। तो देखिए, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है, जो इंस्टीट्यूशन में इंटेग्रिटी है, वो हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल सवाल है, वो हमारे अस्तित्व का सवाल है। क्यों? इसका लार्जर रेमिफिकेशन क्या है कि जब हम बार बार पाकिस्तान और चाइना के लिंक की बात करते हैं, तो चाइना समझता है कि पाकिस्तान वैसे तो नहीं हमें नुकसान कर सकता है, मगर इस तरीके से छुप छुप के भीतर में आके हमारे इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट कर सकता है। और मैं सोचता हूं कि अगर ये सबवर्शन नहीं होता, मैं आईएसआई को सिर्फ जिम्मेदार नहीं करता हूं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन का अगर ओवरऑल सबवर्शन नहीं होता, तो हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन से कम नहीं होती, हम 15, 20, 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होते। आप देखिए कि पॉलिटिक्स में कई जगह एक आर्मी ऑफ पैरासाइट्स है, जिसमें मैसिव करप्शन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और मनी लॉन्ड्रिंग का भारत की सरहद के भीतर और भारत की सरहद के बाहर दोनों जगह सबसे बड़ा नेटवर्क किसी का है तो आईएसआई का है। कोई जहूर वटाली का केस था जिसके प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हुए। आप देखिए कोची गोल्ड स्मगलिंग में, ये तो एक छोटा सा केस है कि वो सरफेस हुआ, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जो लोग इस केस में इन्वॉल्व थे, कुछ ही दिनों में उनका ट्रांसफर कर दिया गया, और लोगों ने कहा कि ये रूटीन ट्रांसफर है। हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में इतनी टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है कि उसको प्रूव कर सके, हमारे अदालत में वो कैपेसिटी नहीं है कि डिसाइसिवली वो एक्ट कर सके। और जो डी कंपनी के लोग हैं जो इस नेटवर्क को चला रहे हैं, उनके लिए फाइनेंशियली बहुत रिवॉर्डिंग है
तो जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो तो बहुत ही ब्लाइंड है, वो अंधे हैं, उनको नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन उनकी इतनी ताकत है कि जो भी इनके सामने आएगा, खड़ा होगा, वो उसको क्रश कर देंगे, खत्म कर देंगे और उसको डिमोलिश कर देंगे। तो कोई भी क्यों ना हो, इस बात का जिक्र मैं आज नहीं कर रहा हूं। 6 साल पहले मेरी एक चिट्ठी है, क्या है मैं उस पर नहीं कहना चाहूंगा, ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट के हिस्से में है। ये 2014 के 21 अक्टूबर की लिखी हुई चिट्ठी है। जी सर, जिस तरह से डी कंपनी का साम्राज्य बढ़ता जा रहा, आने वाले समय में इसका कितना असर भारत पर पड़ेगा? देखिए, काफी असर पड़ चुका है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, मैंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था $2.7 ट्रिलियन पे है। ये क्यों है? क्योंकि करप्शन जो है बहुत ज्यादा हमेशा से आया हुआ है। वो मीडिया को कैप्चर करके परसेप्शन चेंज कर सकते हैं कि डिसीजन जो कोर्ट में जा सकते हैं वो उसको सबोटाज कर सकते हैं। जब पुलिस और दूसरी एजेंसीज में उनका इन्फ्लुएंस है, अभी क्या है मुझे ठीक से नहीं मालूम है, लेकिन वो है तो कुछ भी वो खराब कर सकते हैं। तो इसका असर ये होगा कि एक देश के रूप में जितना ऑप्टिमम डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए वो होगा नहीं। मैं कहता हूं कि सवाल डी कंपनी का नहीं है। अगर हमारे इंस्टीट्यूशन फ्रेजाइल रहेंगे तो डी की जगह जी, सी, बी, डी सारे कंपनी आ सकते हैं। तो ये जो पूरा एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में बाहर का एक ताकत जो बहुत ही कवर्ट वार हमारे साथ लड़ रहा है, छुपी हुई लड़ाई लड़ रहा है, और वो ऐसे ताकतों को, ऑर्गेनाइज क्राइम को प्रमोट कर रहा है, और हमारे संस्था उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जुडिशरी इसको ठीक से टैकल नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में नेट रिजल्ट बहुत खराब हो सकता है, ऑलरेडी काफी खराब हो चुका है। और जो खतरा हमारे लिए है चीन से और पाकिस्तान से और भीतर की समस्याओं से, तो देखिए ये बहुत ही खतरनाक इसका नतीजा हो सकता है। और ये बहुत एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हम फेस कर रहे हैं ऑलरेडी। जैसे हम देख रहे हैं कि चीन की मनोवृत्ति क्यों बढ़ी हुई है, उसको लगता है कि हमसे 5 गुना वो मजबूत है। पाकिस्तान को लगता है कि ठीक है, वो फौज के जरिए नहीं लड़ सकता है, मगर हमारे सिस्टम को पैरालाइज कर सकता है। जब मैंने 2015 में जो लेक्चर दिया, उस लेक्चर के बाद जो NIDT के, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो ADG थे, उस समय हमारी उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने, अभी वो शायद बैंकिंग डिवीजन में जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि आपके लेक्चर के बाद मैंने रोल ऑफ इनकम टैक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी करके सिंपोजियम शुरू किया। तो देखिए, डी कंपनी जो कर रही है, 2 काम कर रही है बॉलीवुड में। एक तो गलत पैसा वो कंट्रोल कर रही है, दूसरा वो हमारे थॉट प्रोसेस को सबवर्ट कर रही है, अपने आइडियोलॉजिकली सबवर्ट कर रही है, हमारे दिमाग को भ्रष्ट कर रही है, हमारे आने वाले जनरेशन की सोच को भ्रष्ट कर रही है। और तीसरा, बॉलीवुड के जरिए वो बड़े सारे इन्फ्लुएंशियल सेक्टर क्रिएट कर रही है, सपोर्ट बेस क्रिएट कर रही है कि कोई भी बात अगर होती है जो पाकिस्तान या चाइना या किसी देश के दुश्मनों के खिलाफ कोई बात होती है, या ड्रग या क्राइम कार्टेल के खिलाफ कोई बात होती है, तो वो उसको वहीं खत्म कर देंगे। वो इंश्योर करेंगे कि बहुत ग्लेयरिंग जब तक नहीं हो, तो जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे उनको खत्म कर दिया जाएगा। मैं 1-2 और एग्जाम्पल कहूंगा। आपको पता है कितने भारत के साइंटिस्ट मारे गए हैं? बड़े सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में उनकी हत्या हो गई है, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं करता। मुझे पक्का संदेह है कि इसमें इसी किस्म के फोर्सेस का हाथ है। तो देखिए, वो हमारे देश में एक बहुत मजबूत डिलीवरी सिस्टम रन कर रहे हैं, और वैसे डिलीवरी सिस्टम का होना मैं समझता हूं कि देश के सारे हिंदुस्तानियों के लिए खतरनाक है, इंक्लूडिंग हमारे जो टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स हैं उनके लिए भी खतरनाक है। जो पॉलिटिशियंस उनके साथ हॉबनॉब कर रहे हैं, हो सकता है शॉर्ट रन में उनको फायदा हो, लेकिन लॉन्ग रन में उनके लिए भी बहुत खतरनाक है, और पूरे देश के लिए तो खतरनाक है ही। तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। सर, अगर सुशांत की हत्या हुई है और आप अगर इसमें डी कंपनी की संलिप्तता होगी, तो क्या आपको लगता है कि CBI जो है वो सुशांत के हत्यारे को सजा दिला पाएगी? देखिए, अभी क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम है। जब तक एकदम टॉप से इन्फ्लुएंस नहीं हो, टॉप से इंटरवेंशन हो तो शायद हो जाए, लेकिन एकदम टॉप से इंटरवेंशन नहीं हो तो मुझे तो लगता है कि जो भी केस, जिस केस में भी डी कंपनी की, मैं पुराने इंफॉर्मेशन या पुराने मीडिया के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बता रहा हूं कि जहां कहीं भी डी कंपनी की इन्वॉल्वमेंट होगी, वहां एक्शन बहुत ही मुश्किल होगा, असंभव के बराबर होगा। जी सर, इस बीच एक और वो देखा जा रहा है कि टोनी असई जो हैं, उसके साथ कुछ बॉलीवुड हस्तियों की भी तस्वीरें वायरल हो रही है, और इसको लेकर काफ़ी विवाद भी छिड़ गया है, जिसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा भी है कि मैं इसकी जांच कराऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में टोनी असई जो है
वो कितना जिम्मेदार है इस पूरे घटनाक्रम को, जिस तरह से वहाँ पर जम्मू कश्मीर में चाहे वो आतंकवाद को फैलाने में रहा हो, या उसका जो आईएसआई से साठगांठ है, और टोनी का बॉलीवुड हस्तियों के साथ जो तस्वीरें वायरल हो रही है, तो आपको लगता है कि आईएसआई का बॉलीवुड में भी अब दखलंदाजी कई माध्यम से हो रहा है? देखिए, इनकी दखलंदाजी तो हमेशा से थी और काफ़ी दिनों से थी, और ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा नहीं होता है। जो लोग कहेंगे A+B वाला वो फॉर्मूला काम नहीं करता है। ये ज़मीन के नीचे से दखलंदाजी होती है, छुप के दखलंदाजी होती है, तो ये मुश्किल है। ये जो बॉलीवुड की जानकारी, मैंने कहा कि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड है। मेरी जानकारी या मेरी एनालिसिस मैं कह सकता हूँ कि इसकी है कि भाई, कुछ दिनों पहले आप देखिए कि श्रीलंकन नेवी ने कई बार रेड किया है। अप्रैल में एक केस हुआ था, मार्च में एक केस हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी नेशनल पकड़े गए थे ड्रग्स के साथ। वो साउथ ईस्ट एशिया से कहीं से जा रहे थे, और वो था, किसी ने और किया कि 67 लोगों का केस था, 67 पाकिस्तानी थे। तो जरूरी नहीं है कि इस ड्रग ट्रेड में पाकिस्तानी ही इन्वॉल्व हो। जैसे हिंदू की एक रिपोर्ट है कि कैसे दाऊद के बेटे को 2015 में बार्सिलोना में पकड़ा गया। तो ये जो इतने सारे रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, तो ये तो पक्का है कि आईएसआई खुद डायरेक्टली रहे या नहीं रहे, वो इस तरीके के क्रिमिनल गैंग, सिंडिकेट्स या इस तरीके के ग्रुप्स के साथ वो ऑपरेट कर रही है। आईएसआई का पाकिस्तान का जो एजेंडा जम्मू कश्मीर में बहुत क्लियर है, और जो भी हिंदुस्तानी किसी भी तरीके से अपनी ज़मीर बेचने को तैयार है, तो वो उनको वो लेने के लिए तैयार रहेगी। और जो बॉलीवुड के लोग हैं, उनको लगता था अभी तक कि चलिए कोई बात नहीं, सरकार कुछ नहीं कहेगी, वो चले जाते थे। कुछ मजबूरी में जाते थे, कुछ शौक से जाते थे, क्योंकि अगर उनके भीतर भी कोई डिस्प्यूट होता था तो कोर्ट या पुलिस के जरिए डिस्प्यूट तो रिजॉल्व होता नहीं था, वो डी कंपनी के जरिए ही डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाते थे। तो उनका वर्चस्व हमेशा से रहा, आईएसआई का वर्चस्व हमेशा से रहा। आईएसआई का एजेंडा बहुत क्लियर है कश्मीर में, या कश्मीर क्या पूरे भारत में, और उस वॉर के लिए उनको ड्रग क्राइम वगैरह चाहिए, और उस क्राइम के लिए एक छोटा सा आइलैंड जो है बॉलीवुड भी है, और दूसरे सेक्टर तो है ही हैं। जैसे इलीगल माइनिंग की हम बात करते हैं कि कितनी इलीगल माइनिंग इस देश से हुई और देश से होने के बाद चली गई। क्यों? क्योंकि सबसे इफेक्टिव डिलीवरी सिस्टम उसका है कि जो भी क्राइम करवाना हो। आपसे, क्योंकि अब मेरे पास समय की बहुत कमी है, क्योंकि इसके तुरंत बाद प्लीज, एक और लाइव है, तो आखिरी सवाल सर आपसे कि इस पूरे इसको अगर ठीक किया जाए तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के तकनीक को या किस तरह के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बनाने की जरूरत है? देखिए, कोई भी स्टैंड अलोन चेंज संभव नहीं है। उसी लिए इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही 2012 में मैंने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की रिपोर्ट बनाई थी कि रिफॉर्म जो है पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे क्रूशियल होगा। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म नहीं होता है, कहीं रिफॉर्म नहीं हो सकता है। दूसरा, कॉर्पोरेट सेक्टर में रिफॉर्म की जरूरत है। तीसरा, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म की जरूरत है। और उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से लेकर सारी चीज़ों में आपको एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। बॉलीवुड की समस्या बहुत बड़ी समस्या का एक सिम्टम है। ये एक सिम्टम है, रूट कॉज है पाकिस्तान का कवर्ट वॉर, और उस कवर्ट वॉर का सिम्टम में ये सारी चीजें आती हैं। तो देखिए, हमें हमारी जो थ्रेट हम फेस कर रहे हैं, बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये नॉर्मल थ्रेट नहीं है, तो हम किसी और से तुलना नहीं कर सकते। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारे देश का भीतर का इकोसिस्टम हमें दूसरे देशों से 500% बेहतर होना होगा, नहीं तो आने वाले 25, 50, 100 सालों में हम सभ्यता के रूप में हमारे ऊपर बहुत भयंकर खतरा है। तो स्टैंड अलोन चेंज नहीं होगा। हमसे बात करने के लिए, और जो दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए थे इस कार्यक्रम में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।